focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ 3-4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसेक्ट्स। इनके बारे में बेसिकली मेंस पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंसेस क्या है, कहाँ से इनका ओरिजिन वगैरह होता है, देन वे फॉरवर्ड एंड ऑल, कंक्लूजन क्या हो सकता है। इसके अलावा कुछ टर्म्स जो इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बायो इकोनॉमी के बारे में, कि बायो इकोनॉमी किसे कहा जाता है, किस हिसाब से ये, और इसकी इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा बायो इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली जो है, एंड ये रिपोर्ट भारत के बारे में क्या कहती है, भारत में कितना स्कोप है बायो इकोनॉमी का, कितनी इंडस्ट्री है, कितना डेली के स्टार्टअप्स हैं, ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई न्यूज। सो रिसेंटली बेसिकली आर्टिकल आया था इनसे रिलेटेड, सो दैट इज व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग देम। सो बायो इकोनॉमी और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसेक्ट्स क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायो इकोनॉमी क्या है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, विच इज द UNFAO, इसके हिसाब से एक्चुअली बायो इकोनॉमी प्रोडक्शन और यूज है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, जैसे नॉलेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड इनोवेशन है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस हैं, और ये जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर से लिंक्ड है, एंड द एम इज टू मूव टुवर्ड्स द सस्टेनेबल इकोनॉमी। सो दिस इज व्हाट बायो इकोनॉमी इज, इन विच बायो मींस लाइफ एंड इकोनॉमी इज the economy which is arise from it. So this is what bio economy is, जीव जंतु से रिलेटेड जितनी भी आपकी अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो ये जो टर्म है बायो इकोनॉमी, ये सबसे पहले 21st सेंचुरी के पहले डिकेड में आया था, जब यूरोपियन यूनियन और जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, विच इज द OECD, तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया था बायोटेक्नोलॉजी का, बेसिकली उसको यूज करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड टू डेवलप न्यू मार्केट्स। उसके बाद से EU और OECD जो है वो स्पेसिफिक बायो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाते रहते हैं और इसके विषय में काम करते रहते हैं। तो ये एक बायो इकोनॉमी है। ये बेसिकली ग्लोबल चैलेंजेस है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, लैंडस्केप है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है, और इससे फूड एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो ये नए वेज ढूंढने पे मजबूर करता है प्रोडक्शन और कंज्यूमिंग के। तो दिस इज हाउ इट इज। यू कैन बेसिकली पॉज इट राइट नाउ, जैसे लैंड एंड मेराइन इकोसिस्टम्स में यूज हो सकता है, देन सेक्टर्स जहां बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं, एनर्जी यूनियन हो गए, इसके बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पर हैं। ये इस हिसाब से हेल्प करेगा, क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा, ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनमें बेसिकली हेल्प करेगा, जैसे बायोफ्यूल बनाना हो गया, तो ये सब बायो इकोनॉमी में आता है। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो गया सस्टेनेबल वे में, ensuring कि इनफ फूड हो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, ये इसके बेनिफिट्स एंड ऑल है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इन इट। सो ये देयर आर डिफरेंट थिंग्स, यू कैन पॉज इट हियर एंड यू कैन बेसिकली रीड इट फ्रॉम द चार्ट। द नेक्स्ट थिंग इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंजीनियर्ड इंसेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली देखिए कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी इनको कहा जाता है, ये वो इंसेक्ट्स हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। साइंटिस्ट अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। यूपीएससी उन टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चंस पूछता रहता है। जैसे एक कॉमन जो मेथड है जिसका यूज आता है वो आता है क्रिस्पर का, विच इज द CRISPR-Cas9। इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। पहला तो जीन एडिटिंग इसी के थ्रू होती है। स्पेसिफिक लोकेशंस पे ये कोई भी डीएनए होता है, ये उसको कट कर सकता है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशंस पे, अनकट करने के बाद वी कैन जस्ट मॉडिफाई दैट स्पेसिफिक एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है ट्रांसपोजॉन्स की। रिमेंबर वन थिंग, जो ट्रांसपोजॉन्स होते हैं इनको जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है, या फिर इनका इंसर्शन कर देते हैं, या फॉरेन डीएनए का इंसर्शन कर देते हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन का यूज हो गया, जैसे जीन गन का इस्तेमाल हो गया। सो ये कुछ मेथड्स होते हैं। अगर हम बायो इकोनॉमी की रिपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए, इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो बहुत रोबस्ट ग्रोथ पे है। जैसे अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो लगभग 150 बिलियन $, ये जो $, है, ये लगभग अपने 50 बिलियन की इकोनॉमी पहुंचेगी, बायो इकोनॉमी भारत की, आने वाले 2025 तक। और अगर हम 2030 की बात करेंगे तो जो यही है ये बढ़कर के डबल हो जाएगा और ये लगभग होगा 300 बिलियन की। तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है सेक्टर में। लगभग अगर हम देखें 2020 में इट वाज अराउंड 70 बिलियन, एंड अगेन इन 2021 ये पहुंच गया 80 बिलियन पे। तो लगभग 14.1% का इंक्रीज हुआ एक साल के अंदर। डेली की अगर हम बात करें तो डेली 219 मिलियन का कम से कम इस इंडस्ट्री से फायदा होता है। 2021 में इस सेक्टर ने 3 बायोटेक स्टार्टअप देखे थे डेली के बेसिस पे, मतलब लगभग हो जाता है कुछ 1128 पर ईयर, राइट। सो इसकी जो सिग्निफिकेंस हम उसके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। तो
विद ओवर लगभग यूएस 1 बिलियन इन्वेस्टेड था रिसर्च डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री एक कमिटमेंट दिखाती थी इनोवेशन एडवांसमेंट को। सो ग्लोबल पेंडेमिक भले ही था, लेकिन भारत ने लगभग 4 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस तैयार की और 3 मिलियन टेस्ट हमने डेली किए। तो ये हमारी रेजिलियंस और हमारी कैपेसिटी को शो करता है। अगर हम बायोटेक स्टार्टअप्स की बात करें तो लास्ट के डिकेड में बायोटेक स्टार्टअप्स जो हैं वो लगभग 50 से लेकर के 5300 पहुंचे, और आने वाले अगर हम 2030 तक का प्रोजेक्शन भी देखेंगे, 2025 तक का अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं, 2025 तक का भी प्रोजेक्शन देखेंगे, तो ये लगभग 2 टाइम्स होके इतना स्टार्टअप्स, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हो जाएंगे। सो बहुत सिग्निफिकेंस है। अब इसके अलावा आता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल का। इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 74 इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने एस्टैब्लिश किए 21 स्टेट्स में। ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है बायो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नोटेबली भारत जो है ये बोस्ट करता है कि ये सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इसमें जो है वो जो यूएस एफडीए है, which is the US FDA, and US FDA is basically United States Foods and Drug Administration। तो ये सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इसके द्वारा जो अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं यूएस के बाहर, वो भारत के अंदर है, यूएस के बाहर। सो ये कुछ चीजें हैं जो से इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसेक्ट्स की जो बनाए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहला ये हेल्प कर सकता है, जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम मॉस्किटो को ले लेते हैं, तो ये जो मॉस्किटो है इसको इंजीनियर किया जा सकता है ताकि जो इन्फेक्शन होता है इसके स्प्रेड को रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, या तो जो कैरिंग डिजीजेस होते हैं जैसे मलेरिया है, डेंगू है, जीका है, तो या तो ये इनको रेजिस्ट करने के लिए हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि जो इनके अंदर जो प्लाज्मोडियम पलता है उसको रेजिस्ट कर दें, उसकी साइकिल ब्रेक हो जाए, ये पॉसिबल है, या उनका लाइफ स्पैन कम किया जा सकता है, तो इससे लोअर डिजीज ट्रांसमिशन रेट होंगे। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। कुछ सर्टेन जो जीएम मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल हम जीएम सिल्क का यूज, सिल्क वॉर्म्स का यूज कर सकते हैं सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा पेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। जो जीएम इंसेक्ट्स हैं ये इस प्रकार से इनको डिजाइन किया जा सकता है कि पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, तो जो रेजिलियंस है केमिकल पेस्टिसाइड्स पे ये कम हो जाएगी। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, जैसे स्टाइल इंसेक्ट टेक्निक्स बनाई जा सकती हैं, ऐसे इंसेक्ट्स बना करके जो कि हार्मफुल पेस्ट को बेसिकली आउट कम्पीट कर दें। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो हार्मफुल जितने भी पेस्ट होंगे, अगर हम जेनेटिकल इंजीनियर बनाते हैं तो ये उनको हटा देगा नेचर से। देन एनवायरमेंट कंजर्वेशन में हेल्प करता है। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में अगर हम इन्वेसिव इंसेक्ट स्पीशीज को कंट्रोल कर लेंगे जीएम काउंटर पार्ट्स का रख करके, तो एक नेचुरल बैलेंस इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है और इंडिजिनस प्लांट, इंडिजिनस एनिमल स्पीशीज बढ़ाई जा सकती हैं। सो जीएम इंसेक्ट जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं ज्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। तो केमिकल इनपुट्स का कम किया जा सकता है, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह का छिड़काव या कीटनाशक वगैरह का छिड़काव कम किया जा सकता है, ये एक बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो एक चीज आती है वो आती है रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक। देखिए इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी आते हैं। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन जैसे कि जीएम इंसेक्ट जो है ये बायोटेक इंडस्ट्री की ग्रोथ को सिमुलेट कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाएगा। इसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी जरूरी होगी ताकि सेफ्टी इंश्योर रहे, पब्लिक कंसर्न्स इंश्योर रहे, इकोलॉजिकल रिस्क मेंटेन रहे, तो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा जो एक कंसर्न आता है वो कंसर्न आता है एथिक्स का। सो द थिंग इज दैट अगर हम जीएम इंसेक्ट पर रिसर्च करते हैं, ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स में बढ़ाएगा, जीन फंक्शन क्या होता है एंड पोटेंशियल क्या है फ्यूचर एप्लीकेशंस का, वेरियस एप्लीकेशंस में। इसमें टर्म आता है विच इज नोन एज द बायो एथिक्स। जो जीव जंतुओं पे हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं कि क्या ये सही है, तो जीएम इंसेक्ट जैसे जैसे राइज करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें चाहिए होंगे सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, मोरोवर। सो दीज आर द थिंग्स एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या जो रेगुलेशंस हैं वो हेल्प कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबल यूज हो पाएगा बायोटेक्नोलॉजी का। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद इट एज अ सिग्निफिकेंस। अब है कि ये चैलेंजेस भी लेकर के आते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण चैलेंज जो लेकर आएंगे ये इकोलॉजिकल इंपैक्ट का है। सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो पोटेंशियल इकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा इसका, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एनवायरमेंट में जब हम रिलीज कर देंगे तो रिस्क है कि जो इंसेक्ट्स हैं ये जो नॉर्मल नेचुरल इकोनॉमिक जो सिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम, इनको डिस्टर्ब कर देगा, नॉन टारगेट स्पीशी पे अटैक कर सकता है या उसको अफेक्ट कर सकता है। तो ये बैलेंस जो है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस का वो उसको खत्म कर सकता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े अनइंटेंडेड हो सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं। चैलेंजेस जैसे कि जो टारगेटेड जीन्स हैं इनके हो सकता है अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स आ जाए इंसेक्ट के बिहेवियर में, उसके लाइफ स्पैन में, उसके इंटरेक्शन में। वो अगर ऑर्गेनिज्म से अगर इंटरेक्ट कर रहा है, मेट कर रहा है, तो रिस्क है कि जो मॉडिफाइड जीन्स हैं ये बियॉन्ड इंटेंडेड पॉपुलेशन, जितना हमने सोचा था कि लगभग फॉर एग्जांपल अगर हमने सोचा कि 10 मिलियन हम इनको रिलीज करेंगे एंड ये नेचर में जाके अपने आप को लगभग 50 मिलियन बना देते हैं, अगर नेचुरली एक्सेप्ट हो जाते हैं,
तो ये एक कंसर्न रेज करता है बहुत बड़ा। इसके अलावा जो प्रश्न आता है, कुछ लोगों का ये कंसर्न है जो मोरालिटी है जेनेटिक्स को कन्वर्ट करने के लिए, खासकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और पर्टिकुलरली जब उनको एनवायरमेंट रिलीज करना हो तो यहाँ एथिक्स का कंसर्न्स भी आते हैं। कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, जैसे इंसेक्ट्स को बेसिकली इंजीनियर करने के बाद उनको रेगुलेट करना, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टेस्टिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी इतने सारे इंसेक्ट्स की, उन पे ओवरसाइट कैसे रखी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सेफ्टी और इफेक्टिवनेस दोनों बनी रहें इसकी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो इंजीनियर ट्रेड्स हैं ये ओवर जनरेशंस लॉन्ग टर्म वैसे के वैसे बने रहें, ये एक प्रॉब्लम है। जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इफेक्टिव होने चाहिए, ये डिग्रेड नहीं होना चाहिए, या नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये नहीं आना चाहिए। तो ये जो इनहेंटेड पर्पस होगा जिस हिसाब से हम इनको बाहर बेचेंगे, उस पर्पस ही वो पर्पस चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट की बात है, स्केलेबिलिटी की बात है कि इंसेक्ट्स टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। एंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्केलेबिलिटी हो, लार्ज स्केल एप्लीकेशन भी हो पाए, जैसे डिजीज वेक्टर कंट्रोल है, तो ये एक ऑनगोइंग चैलेंज है जो इनके थ्रू आता है। सो दिस वाज अबाउट दिस। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द ईयर 2021 एंड द क्वेश्चन वाज अबाउट बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी। सो ये किस कॉन्टेक्स्ट में होती है? क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस और प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. So you can type down in the comment section the relative and correct or not. Then we have today's main practice question. And the question says, what are genetically engineered insects? What are its challenges and associated significance? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.